बयामा ए रुक्कू। जय अपनी गर्भवती पत्नी लेखा को श्रीलंका में उसके माता पिता की तलाश में एक शहर में छोड़ देता है। वो एक हमले के दौरान घायल हो गया था जब उसने साथी तमिल लोगों राज, अजित, मणि और शिवा को बचाने की कोशिश की थी, जो बाद में उसके सबसे अच्छे दोस्त बन गए क्योंकि उसने उन्हें एक निश्चित मौत से बचाया था। इस बीच घर पर लेखा अकेले ही बच्चे को जन्म देने के लिए दर्द से जूझ रही थी। वो मदद के लिए पुकारती है लेकिन इतनी कमजोर है कि उसकी आवाज नहीं सुनी जा सकती। कुछ ही समय बाद गांव में अफवाहें फैलने लगी कि लेखा की प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हो गई है और अब वह घर में एक बहुत शक्तिशाली भूत का रूप धारण कर रही है। फिर आसपास के गांव वालों ने उसे अपने बच्चे को लोरियां गाते हुए सुना, जिससे वे डर गए और डर के मारे कांपने लगे। जब जय और उसके दोस्त शाम को वापस शहर पहुंचते हैं, तो वे पाते हैं कि शहर पूरी तरह से शांत है। पांचों जल्द ही रात के समय जय और लेखा के घर पहुंचते हैं और जय लेखा को उनसे मिलवाता है। चूंकि अब यात्रा जारी रखना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए जय के दोस्त रुकने का फैसला करते हैं। अगले दिन पुरुष गांव के बाजार में जाते हैं, लेकिन भयभीत समुदाय द्वारा उनका बहिष्कार कर दिया जाता है। एक शराबी ग्रामीण जय को चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बेटे द्वारा उसे चुप करा दिया जाता है। जय के दोस्त तब चर्चा करते हैं कि उन्होंने क्या सुना था, लेकिन अफवाहों को हास्यास्पद बताते हुए खारिज कर देते हैं। हालांकि जब अजित को जय को लाने के लिए भेजा गया, तो उसने देखा कि घर एक जीर्ण शीर्ण मलबे की तरह था, जिसकी महीनों से देखभाल नहीं की गई थी। जिस पालने में जय और लेखा के बेटे को सोना था, वह अपने आप हिल रहा था, और फिर उसने लेखा को घर के नीचे गिरे हुए सेब को उठाने के लिए अपनी बांह को अस्वाभाविक रूप से लंबा करते देखा। अगले दिन मणि को घर के पीछे एक सड़ी हुई लाश मिली, जिसने लेखा की तरह ही अंगूठी पहनी हुई थी। नशे में धुत ग्रामीण जिसने पहले भी उन्हें चेतावनी देने की कोशिश की थी, वह भी रहस्यमय तरीके से डूब गया। जल्द ही चारों दोस्तों को यकीन हो गया कि वह एक भूत है। फिर दोस्त जय को खबर के बारे में समझाने के लिए कई तरीके आजमाते हैं, जिसमें एक खेल का खेल भी शामिल है, और लेखा द्वारा मारे जाने के कुछ इंच के भीतर पहुंच जाते हैं। केवल जय की उपस्थिति उसे ऐसा करने से रोकती है और वो उन्हें डराकर भगा देती है। इससे भी बदतर, जय उनकी सभी चेतावनियों को खारिज कर देता है, घोषणा करता है कि वे अब उसके दोस्त नहीं हैं, और उन्हें उनके आवाज से बाहर निकाल देता है। बाद में जय और लेखा शहर में डेट पर जाते हैं, एक मनोरंजन पार्क में जाते हैं। जय के दोस्त जय का अपहरण करके दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब लेखा उन्हें खोज लेती है और उन्हें भगा देती है, तो उनकी योजना विफल हो जाती है। भागने के दौरान अचानक जय का घाव फिर से खुल जाता है। उसके दोस्त इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि कितना खून बह चुका है, लेकिन अजित और मणि को यकीन हो जाता है कि लेखा नहीं, बल्कि वह भूत है, और उनके डर की पुष्टि तब होती है जब जय पवित्र चावल से हमला करता है और दर्द में प्रतिक्रिया करता है। फिर दोस्त अपने घायल दोस्त से भागते हैं और लेखा को बचाते हैं। नाव में भागते समय जय उनके पास वापस आता है, नदी में उनके पास चलता है, लेकिन ऐंठन होने पर लगभग डूब जाता है। चूंकि भूतों को ऐंठन महसूस नहीं होती है, इसलिए जय के भूत न होने का पता चलता है और उसे बचा लिया जाता है। जब उससे पूछा जाता है कि पवित्र चावल से मारे जाने पर वह क्यों चिल्लाया, तो उसने खुलासा किया कि चावल ने उसके घाव को छेद दिया था, जिससे वह दर्द से चिल्ला रहा था। इसके बाद राज एक अंगूठी गिराता है जो जय, लेखा और घर के पीछे के शरीर द्वारा पहनी गई अंगूठी के समान होती है। राज को तुरंत भूत घोषित कर दिया जाता है और उसे नाव से उतार दिया जाता है। फिर बाकी लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि वे पहले ही नाव के चप्पू खो चुके थे, इसलिए वे आगे नहीं बढ़ सकते। लेखा फिर किसी तरह से भीगा हुआ चप्पू निकालती है और उसे मणि को थमा देती है, जिसे अचानक याद आता है कि वे सभी पानी में फेंक दिए गए थे और पहले से ही इतनी दूर बह गए थे कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए उबर पाना मुश्किल था। फिर मणि नाव पर खड़ा हो जाता है और अपने पैरों के बीच समूह को देखता है। लेखा के बारे में पता चलता है कि वो हमेशा से भूत था, और जय सहित 4 शेष लोग एक मंदिर में चले जाते हैं। वहाँ
पुरुष स्थानीय साधु के संरक्षण में आते हैं, पवित्र चावल, पवित्र जल से लैस होते हैं और मंदिर को एक जादुई सुरक्षा रिंग से सुरक्षित किया जाता है। लेखा अपने भयानक भूतिया रूप में तुरंत प्रकट होती है और हमला करती है। शुरू में पवित्र हथियार लेखा को सफलतापूर्वक दूर रखते हैं, लेकिन घबराहट में जय के अपनी पत्नी के पास वापस जाने के संघर्ष के साथ सभी पवित्र चावल और पानी बर्बाद हो जाते हैं और साधु गलती से सुरक्षा रिंग से बाहर निकल जाता है। फिर साधु मंदिर से भाग गया और चारों को छोड़ दिया जिन्होंने भागने की कोशिश करते हुए सुरक्षा रिंग को नष्ट कर दिया था, क्रोधित लेखा का सामना करने के लिए। फिर एक पीला राज फिर से प्रकट होता है और यह पता चलता है कि वह भी इंसान है। उसके पास अंगूठी थी क्योंकि उसने अपने जुए के पैसे खर्च करने के लिए घर के पीछे लाश से इसे चुराया था। लेखा ने गुस्से में पांचों पर चिल्लाया कि वह बस अपने प्रियजन के साथ रहना चाहती थी, जिसका चारों दोस्तों ने विरोध किया क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि जीवित लोग मृतकों के साथ हो सकते हैं, और उस पर शराबी को मारने का आरोप लगाया। लेखा गुस्से से अपनी संलिप्तता से इनकार करती है और कहती है कि शराबी ने खुद को डुबो दिया था। लेखा दुख, क्रोध और हताशा के मिश्रण में फिर जय को मारने और उसे अपने साथ रहने के लिए ले जाने की धमकी देती है, लेकिन जब वह देखती है कि वह अपने पति को कितना डरा रही थी तो वह रुक जाती है। जय ने तब खुलासा किया कि वह लेखा के बारे में सच्चाई जानता था क्योंकि उसे शराड के खेल के दौरान संदेह हुआ था। उसने लेखा को अपने पैरों के बीच देखा था, जिससे उसका भूतिया रूप सामने आया और उसे उसकी सड़ी हुई लाश मिली। हालांकि फिर भी उसे उसके मरने से कहीं ज्यादा उसके बिना जीने का डर है। दोनों आंसू बहाते हुए सुलह करते हैं। उनके दोस्त उन्हें फिर से मिलते हुए देखकर आंसू बहाते हुए अपनी दोस्ती की पुष्टि करते हैं और फिर कभी एक दूसरे को न छोड़ने की कसम खाते हैं। जय और लेखा की पहली मुलाकात का फ्लैशबैक दिखाया गया है। क्रेडिट दृश्यों में जय, लेखा और उसके 4 दोस्त गांव में खुशी से रहते हैं। लेखा अपनी अलौकिक क्षमताओं का उपयोग घर के काम करने, शराब खेलने और पहली बार माँ को जीतने में मदद करने, उसे भगाने की कोशिश कर रहे ग्रामीणों को डराने, जिनका नेतृत्व गांव के शराबी के बेटे द्वारा किया जाता है, और यहाँ तक कि शहर के भूतिया घर आकर्षण को चलाने के लिए करती है। ये भी पता चलता है कि उसके बच्चे में भी उसकी कुछ क्षमताएं हैं, भले ही वह अभी भी एक शिशु है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।